Hello students, welcome to King's Academy. I am Puneet, your economy teacher. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बजट। हम जानेंगे कि बजट का इतिहास और इससे संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। तो हम सबसे पहले बजट के इतिहास पर चलते हैं कि बजट कब से बनाया जा रहा है या किस देश में बजट बनाने की शुरुआत की गई। तो मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो बजट बनाने की शुरुआत फ्रांस से सर्वप्रथम की गई थी। मतलब सर्वप्रथम फ्रांस से ही बजट बनाया गया था। फिर इस प्रणाली को अलग अलग देशों ने अलग अलग समय पर अपने परिस्थिति के अनुकूल अपनाया। अब बात आती है कि बजट का मतलब क्या होता है, कि हम बजट का उपयोग अपनी आम भाषा के अंदर भी करते हैं। बजट का उपयोग हम अपनी आम भाषा में भी करते हैं। हम बेसिकली कोई भी विषय वस्तु खरीदने जाते हैं या कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो हम से पहले सर्वप्रथम दुकानदार पूछता है कि सर आपको बजट कितना है। बजट मतलब कि आप कितनी राशि तक का सामान या प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। तो हम इस रूप में बजट का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक देश के लिए बजट किस रूप में प्रयोग होता है, बजट का शब्द किस रूप में प्रयोग किया जाता है, कि देखिए भारत में बजट भारत की आज़ादी से पूर्व यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के शासनकाल से ही बनाया जा रहा है और फिर इसे स्वतंत्र भारत के पश्चात भी इस पद्धति को यूं ही अपनाया गया। अब मोटे तौर पे देखा जाए तो बजट में आय और व्यय का ब्यौरा होता है। मतलब बजट में मुख्य उन मदों को सम्मिलित किया जाता है जो आय, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब आय और व्यय से रिलेटेड होती है। ऐसी मदों को इसमें मोटे तौर पर शामिल किया जाता है। कि अब देखिए कि आय और व्यय, क्या आय और व्यय की कौन कौन सी मदें हैं, या प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति द्वारा कमाई गई आय को शामिल किया जाता है, या फिर हम कहे तो क्या देश भी एक व्यक्ति की तरह आय अर्जित करता है। तो वह आय अर्जित करता है तो किस रूप में अर्जित करता है, वो भी हम आज के इस विषय में जानेंगे। बजट शब्द लैटिन भाषा के बुल्गा शब्द से बना है। जी हाँ, बजट शब्द है जो लैटिन भाषा के बुल्गा शब्द से लिया गया है। इसके अंतर्गत सरकार की आय एवं व्यय के वितरण का एक दस्तावेज या आय एवं व्यय का ब्यौरा दिया जाता है। सरकार के 3 वर्ष के आय और व्यय का लेखा जोखा। बजट के अंदर सरकार के 3 वर्ष, जैसे कि अभी चल रहा है हमारा, अभी वित्तीय वर्ष चल रहा है 2024-25, ये तो हो गया हमारा वित्तीय वर्ष। हम कहे तो ये हो गया करंट ईयर। इससे पूर्व का था हमारा वित्तीय वर्ष 2023 से 2024, ये था हमारा प्रीवियस ईयर। अब जो आएगा 2025 से 2026 असेसमेंट ईयर। तो एक बजट के अंतर्गत पिछले वर्ष से संबंधित मदे और आने वाले वर्ष से संबंधित मदों या योजनाओं के अनुरूप ही योजनाओं पर राशि अनाधिकृत की जाती है, राशि वितरित की जाती है और योजनाओं को निर्धारित किया जाता है कि किस प्रकार आने वाले समय में देश का जो पैसा है या देश की जो आय है वह किन किन क्षेत्र में किन किन रूपों में और किस किस प्रकार लगाई जाएगी, वह सभी बजट के अंतर्गत निहित होता है। पिछले साल सरकार की आय और व्यय कितनी थी, वर्तमान वर्ष में कितनी थी, वर्तमान वर्ष में कितनी है और अगले साल आय और व्यय कितनी होने की उम्मीद है, ये सभी भी इसी में सम्मिलित होता है और इससे संबंधित रचना बनाई जाती है। अब आते हैं बजट एस्टिमेट। ये बजट एस्टिमेट क्या होता है? आगामी वित्त वर्ष या
बजट वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान, प्राप्ति और व्यय। मतलब इसमें बताया गया है कि आगामी वित्त वर्ष हो गया 2025-26, और अभी जो वर्तमान का है 2024-25 के लिए बजट अनुमान लगाया जाता है प्राप्ति और व्यय का, कि हमें इन वर्षों में किन किन क्षेत्र से कितनी कितनी प्राप्तियां होगी, और सरकार किन किन क्षेत्रों में किस रूपों में कितनी राशि योजनाओं में वितरित करेगी। इसे ही कहते हैं बजट एस्टिमेट। मतलब आने वाले वर्ष के लिए बजट का एक अनुमान लगाना ही बजट एस्टिमेट होता है। फिर होता है रिवाइज एस्टिमेट, चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संशोधन अनुमान। मतलब चालू वित्त वर्ष मतलब कि जो पहले था, इस बजट से पहले जो अभी बजट आया था, जुलाई अगस्त में बजट अभी आया था, उससे पहले फरवरी में यूनियन बजट आया था। यूनियन बजट जब आता है, जब सरकार का अंतिम वर्ष होता है वह, या वह चुनाव वाले वर्ष में होती है। मतलब उस वर्ष चुनाव होता है। तो 2023-24 का जो हमारा प्रीवियस ईयर था, उसके लिए संशोधित अनुमान लगाना या संशोधित अनुमान जारी करना ही रिवाइज एस्टिमेटेड। रिवाइज मतलब कि हमने पिछले वर्ष किन किन योजनाओं पर कितना रुपए खर्च किया है, किन किन क्षेत्रों से कितना हमें आय प्राप्त हुई, वही योजना के अनुरूप हुई या नहीं। अगर योजना के अनुरूप हुई होगी तो सरकार उसे जारी रखती है, और अगर योजना के अनुरूप नहीं होती या और भी उसमें वृद्धि करना चाहती है तो वह अपने आंकड़ों में संशोधन करती है कि किस प्रकार से अब आगे आने वाले वित्तीय वर्षों में किन किन क्षेत्रों में किस रूप से पैसा देना है, और किन किन क्षेत्रों में किस किस रूप में पैसा आएगा। अब देश का मुख्य रूप से आय का स्रोत टैक्स होता है, और वह तो आप सभी को पता है कि सरकार समय समय पर लोक कल्याणकारी योजनाओं और अनेक क्षेत्रों में व्यय करती रहती है, राशि वितरित करती रहती है। फिर आता है प्रोविजनल एक्चुअल्स, एडी, गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अंतिम वास्तविकता। मतलब गत वित्तीय वर्ष मतलब प्रीवियस ईयर से भी पूर्वीय वर्ष के लिए अंतिम वास्तविकता। मतलब कि हमने जो 2022-23 में जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर उन बजटों को बनाया था, या उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए जिन बजटों उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए बजट के अंतर्गत जिन योजनाओं में जिस जिस लक्ष्य को लेकर हमने राशि दी थी, या जो लक्ष्य हमने तय किया था, उन लक्ष्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, हुई तो कितनी प्राप्ति हुई, वह भी इस बजट के अंतर्गत देखा जाता है, और उसे कहते हैं प्रोविजनल एक्चुअल्स। अब देखिए कि बजट का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। बजट का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से बजट नहीं कहा गया, उसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, उसे अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में कहा गया है। अब आते हैं हम बजट के इतिहास में, कि बजट का इतिहास क्या था, कि भारत में बजट का इतिहास क्या था, और भारत से पहले भी विदेशों में या विश्व में सर्वप्रथम बजट कहाँ से, मतलब सर्वप्रथम बजट की अवधारणा कहाँ से आई है, या किस देश ने सबसे पहले बजट को अपनाया, वो हम जानेंगे आने वाले कुछ देर के अंदर। तो भारत में बजट ब्रिटिश काल से ही बनाया जा रहा है। फिर उसके बाद स्वतंत्र भारत में भी राजनेताओं और राष्ट्र नेताओं द्वारा बजट को इसी रूप में अपनाया गया है, और देश की अनुकूलता के अनुसार लाया गया है। देश की अनुकूलता के अनुसार लाया गया है, और इसी रूप में बजट सबसे पहले सुबह पेश किया गया, फिर वह डिजिटल रूप में आया। ये एक क्रम क्रम बढ़ते हुए इसमें समय समय पर बदलाव किए गए, ताकि इसको और भी सरल बनाया जा सके। भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन द्वारा 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया था। कि देखिए भारत में ब्रिटिश कालीन दौर में जेम्स विलियक नामक अर्थशास्त्री रहे होंगे, या सांख्यविद रहेंगे, ये विद्वान रहे हैं, जिन्होंने 18 फरवरी
1860 को सर्वप्रथम भारत में बजट पेश किया था। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जेम्स विल्सन को माना जाता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाली वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1867 में की गई थी। मतलब कि पहले बजट तो कभी भी किसी भी वर्ष के लिए एक निश्चित अवधि के लिए जारी किया कर दिया जाता था, लेकिन 1867 में भाई एक निश्चित अवधि तय की गई कि कहाँ कब से कब तक इस बजट के अंतर्गत योजनाएं बनाई जानी चाहिए या बजट बनाया जाना चाहिए। मतलब आय एवं व्यय का ब्यौरा कि किस एक निश्चित अवधि तक किन किन क्षेत्रों में किस किस रूपों में खर्च करना है, वो एक निश्चित अवधि तय की गई 1867 में। इससे पहले वित्त वर्ष 1 मई से 31 अप्रैल तक का होता था। अब सुबह बजट पेश करने की परंपरा 2001 से अपनाई गई। अब पहले क्या होता था कि बजट कभी भी दिन में किसी भी समय पेश कर दिया जाता था, लेकिन 2001 से बजट को सुबह पेश करने की परंपरा को प्रारंभ किया गया। वर्ष 2017 से पहली बार बजट फरवरी महीने के पहले कार्यशील दिवस को पेश किया गया। कि देखिए कि पहले तो बजट जो अंतिम माह होता उसमें पेश कर दिया जाता था, और अब 2017 से मतलब 2017 से फरवरी के पहले कार्यशील दिवस, मतलब फरवरी के पहले कार्यशील दिवस मतलब आने वाले कार्यशील दिवस शनिवार और संडे को छोड़कर जो कार्यशील दिवस माने जाते हैं उनको पेश करने का दावा किया गया, और जब से उन्हें उसी समय से पेश किया गया। अब पहले क्या होता था कि जब बजट वर्ष के अंतिम माह में जारी कर दिया जाता था तो उसे बजट जारी करने में समय लगता था, और बजट जारी करने में समय लगते लगते वह राशि उन योजनाओं तक, उन क्षेत्रों तक या उन संस्थाओं तक पहुंचते पहुंचते लगभग 1 से 1.5 महीना लग जाता था, जिस कारण देश के विकास में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। और जिस समय के लिए बजट एक निश्चित अवधि के लिए बजट जारी किया जाता था, वह भी बजट पूर्ण अवधि के लिए नहीं कार्यशील हो पाता था। इसीलिए 2017 से फरवरी महीने में पहले कार्यशील दिवसों में ही बजट पेश करने की परंपरा को पेश किया गया। अब 1924 में एक वर्ष समिति द्वारा रेल बजट और आम बजट को पृथक किया गया। अब पहले क्या होता था कि 1924 से पहले की रेल बजट और आम बजट दोनों एक ही बजट में शामिल थे, दोनों का एक ही बजट जारी किया जाता था। लेकिन एक वर्ष समिति के सुझाव द्वारा 1924 में ब्रिटिश कालीन दौर में रेल बजट और आम बजट को पृथक किया गया। वित्त वर्ष 2021-22 का बजट देश के इतिहास का पहला डिजिटल बजट था। मतलब 2021-22 में देश का पहला डिजिटल, मतलब पहला आधुनिक तकनीकी से निर्मित डिजिटल बजट पेश किया गया। अब डिजिटल बजट से हम अनुमान लगा सकते हैं कि डिजिटलाइज मतलब एक टैब होगा या एक स्क्रीन होगी जिसमें वो पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को वित्त मंत्री आर के षणमुख चेट्टी द्वारा पेश किया गया। कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश हुआ? कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश हुआ, वित्त मंत्री के आर षणमुखम चेट्टी द्वारा या उनकी अध्यक्षता में पहला बजट स्वतंत्र भारत का पेश किया गया। अब गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश हुआ 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया। अब गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई द्वारा पेश हुआ। बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका कार्यकाल नहीं, इन्होंने पेश किया था बजट 1958 से 1959 के निश्चित अवधि के लिए। 1955 से 1956 तक यह से बजट दस्तावेज हिंदी में भी। मतलब पहले तो इस समय अवधि से पहले बजट केवल इंग्लिश में ही पेश किया जाता था, क्योंकि उससे पूर्व ब्रिटिश कालीन औपनिवेशिक काल के कारण इंग्लिश को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। लेकिन 1955-56 के बाद बजट को हिंदी में भी पेश करने की परंपरा चली। अब हम देखते हैं कि बजट का महत्व क्या है, बजट क्यों बनाया जाता है, क्या ये सभी के लिए बनाना आवश्यक है, सभी देशों के लिए बनाना आवश्यक है? अगर कोई देश इसे ना बनाए तो उसे कौन कौन सी हानियां
झेलनी पड़ेगी या कौन कौन सी क्षति उसे उठानी पड़ेगी। तो सर्वप्रथम जनता के धन का लेखा जोखा करने के लिए बजट को बनाया जाता है, ताकि सरकार को एक सही आंकड़ा प्राप्त हो सके इस निश्चित अवधि में देश को कितनी आय और कितनी व्यय हुए हैं। अर्थव्यवस्था को मुद्रा की पूर्ति की कि बजट के दौरान ही अर्थव्यवस्था की मुद्रा की पूर्ति भी हो सके। सुचारू वित्तीय व्यवस्था बनाने के लिए बजट भी पेश किया जाता है। आर्थिक स्थिति का परिदृश्य है बजट। योजनाओं को गति देने के लिए बजट में एक निश्चित राशि भी वितरित की जाती है। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक विवरण के लिए भी बजट का उपयोग किया जाता है, कि तुलना लगाई जाती है कि इस देश का बजट कितना है या कितनी राशि का बनाया गया है। अब आते हैं बजट के प्रकार के। बजट कितने प्रकार के होते हैं? मोस्ट पॉपुलरली बजट 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें है आम बजट, कॉमन बजट, फिर है निष्पादन बजट, परफॉर्मेंस बजट, जीरो बजट, आउटकम बजट, जेंडर बजट। तो हम इन बजट को एक एक को जानेंगे कि ये एक एक के बारे में जानेंगे, ये बजट क्या होते हैं और किन किन मदों को इसमें शामिल किया जाता है। आम बजट को देखते हैं। सर्वप्रथम आय व्यय का लेखा जोखा। इस बजट के अंदर आय व्यय का लेखा जोखा होता है। इसका उद्देश्य होता है सरकारी खर्चों पर नियंत्रण करना तथा विकास कार्यों को गति प्रदान करना। इस बजट के अंतर्गत सरकारी खर्चों को नियंत्रण के कोई सरकारी संस्था, सरकारी निकाय या सरकारी व्यक्ति अपने खर्चों को अनावश्यक तो नहीं कर रहे, जिससे विकास कार्यों में गति नहीं आ पा रही। इसी को मद्देनजर रखते हुए आम बजट पेश किया जाता है, ताकि सरकारी खर्चों को कम किया जा सके और विकास कार्यों को एक निश्चित गति प्रदान की जा सके। फिर आता है निष्पादन बजट। ये वरीयता के आधार पर संसाधनों का वितरण है, कि इस बजट के अंतर्गत वरीयता के आधार पर जिस राज्य को, जिस क्षेत्र को जितना आवश्यक है उतने संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, उससे संबंधित बजट पेश किया जाता है, उसे ही कहते हैं निष्पादन बजट। यह लक्ष्योन्मुखी बजट होता है। इसका एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को पश्चात प्राप्त करने के पश्चात, इस लक्ष्य की प्राप्ति के पश्चात ये बजट स्वतः ही समाप्त हो जाता है। सरकार जिन कार्यों को पूरा करना चाहती है उस पर आधारित बजट है ये, कि सरकार जिन कार्यों को प्राथमिकता देकर उन्हें पहले पूरा करना चाहती है, उसके लिए भी ये बजट जारी किया जाता है। उसी के आधार पर बजट बनाया जाता है, उसी पे आधारित होता ही है। फिर आता है जेंडर बजट। ये बजट आमतौर पर महिला अधिकारिता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है। इसके अंतर्गत महिलाओं के लिए उनकी सुरक्षा से लेकर और उनकी देखरेख तक के सभी विकास कार्यों को मद्देनजर रखते हुए जेंडर बजट का निर्माण किया जाता है। अब आता है जीरो बेस बजट। ये परिणामोन्मुखी होता है। ये परिणामोन्मुखी के साथ साथ लक्ष्योन्मुखी भी है, कि लक्ष्य प्राप्ति के साथ साथ इस बजट के माध्यम से परिणामों की प्राप्ति सुगमता से की जाती है। बजट में गत वर्षों के व्यय संबंधी आंकड़ों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। इस बजट के अंतर्गत गत वर्षों में कितने व्यय हुए हैं उन आंकड़ों को इसमें महत्व नहीं दिया जाता है। इस आधार पर कि अगली अवधि के लिए बजट शून्य है, कि अगली अवधि के लिए बजट शून्य माना जाए, जब तक कि प्रत्येक रुपए की मांग का किसी भी कार्य अथवा परियोजना के साथ औचित्य नहीं दिया जाता। कि बजट शून्य कब तक होगा? जब तक कि प्रत्येक रुपए की मांग का, कि मतलब प्रत्येक रुपए की मांग का किसी कार्य अथवा परियोजना के साथ औचित्य नहीं हो, मतलब अनावश्यक खर्चा नहीं करना, उसको शामिल किया जाएगा जीरो बेस बजट में। अब आता है कि बजट को कौन तैयार करता है। बजट को वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों का विभाग के अंतर्गत बजट विभाग तैयार करता है, कि बजट वित्त विभाग मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत बजट विभाग द्वारा निर्माण किया जाता है। अब बजट है, बजट में दो प्रकार या टू टाइप्स को शामिल किया जाता है, जिसे कहते हैं, भी आमतौर पर कहते हैं कि बजट आय और व्यय का ब्यौरा है। ब्यौरा नहीं, ब्यौरा है। बजट में प्राप्ति और व्यय को सम्मिलित किया जाता है। अब देखेंगे प्राप्तियों में कौन कौन सी प्राप्ति आती है। प्राप्तियों में राजस्व प्राप्ति आ गई, पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्ति को दो भागों में विभाजित किया गया है,
कर प्राप्तियां और गैर कर प्राप्तियां। कर प्राप्तियों को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां और अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां। हम जानेंगे कि प्राप्तियों में इन प्राप्तियों के विस्तार के बारे में जानेंगे कि क्या है ये, क्या नहीं है, या किन्हें कहते हैं, और इन प्राप्ति की परिभाषा क्या हो सकती है। राजस्व प्राप्तियां, देखिए जैसे कि इसके शब्द से ही स्पष्ट होता है कि राजस्व प्राप्ति मतलब सरकार को जनता द्वारा दे कर से जो प्राप्ति होगी वह राजस्व प्राप्ति कहलाएगी। वह प्राप्तियां जिनसे न तो किसी दायित्व का सृजन होता है और न ही सरकार की परिसंपत्ति में कोई कमी होती है। नियमित और आवर्ती प्रकृति की प्राप्तियां जो सरकारी गतिविधियों से सामान्य कम में प्राप्त हो, और राजस्व प्राप्तियां जितनी अधिक होती है उतनी ही बजट में ऋण और घाटे कम होते हैं। आमतौर पर हमारे यहाँ घाटे का बजट बनाया जाता है क्योंकि जितनी आय नहीं होती उससे अधिक व्यय हो जाते हैं। फिर आता है कर राजस्व, व्यक्तियों, परिवारों, फर्मों या अन्य संस्थागत इकाइयों द्वारा सार्वजनिक व्यय को पूरा करने के लिए सरकार को किया जाने वाला अनिवार्य भुगतान हम टैक्स के रूप में करते हैं, उसे कर राजस्व कहते हैं। सरकार द्वारा कानूनी रूप से अधिरोपित, सरकार द्वारा ये लीगली लिया जाता है या सभी पर आवश्यक रूप से देना अनिवार्य होता है सभी को, करदाताओं को। करदाता द्वारा अनिवार्य भुगतान अन्यथा कानूनी कार्यवाही, अगर करदाता द्वारा कर का भुगतान नहीं किया जाता है तो उस पर प्रत्यक्ष रूप से कानूनी कार्यवाही और जुर्माना लगाया जाता है। प्रत्यक्ष करों के कारण आय की असमानता को भी कम किया जाता है, मतलब प्रत्यक्ष कर के आधार पर आय की असमानता की, कोई व्यक्ति अमीर है तो अमीर ज्यादा अमीर नहीं हो रहा है, गरीब ज्यादा गरीब नहीं हो रहा है, इस समस्या के समाधान के लिए भी कर राजस्व लगाया जाता है। अब करों का वर्गीकरण कि कौन कौन से कर होते हैं। पहला आता है प्रगतिशील प्रगामी कर, प्रोग्रेसिव टैक्स। ऐसे कर जो अधिक आय पर अधिक और कम आय पर कम लगते हैं, लेकिन यह कर आय के स्रोतों पर ध्यान नहीं रखते। कि प्रगतिशील कर में क्या है, या प्रगतिशील कर क्या है कि इसके अंतर्गत कम आय कमाने वाले पर कम कर लगेगा और ज्यादा आय कमाने वाले पर ज्यादा टैक्स लगेगा। इसमें यह ध्यान नहीं जाता कि व्यक्ति कौन से सेक्टर से कितना रुपए कमा रहा है। इसके अंतर्गत मुख्यतः आयकर और डायरेक्ट टैक्स को शामिल किया जाता है। ये माने तो अप्रत्यक्ष रूप से कहे, प्रत्यक्ष रूप से कहे तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का ये एक पार्ट होता है। अब दूसरे पे आते हैं हम प्रतिगामी कर, रिग्रेसिव टैक्स। ऐसे कर जो कम आय वालों पर अधिक बार और अधिक आय वालों पर कम बार डालते हैं, जैसे जीएसटी। अब प्रतिगामी कर कैसे सर, कि सरकार प्रोत्साहित करने के लिए ये कर लगाती है, क्योंकि गरीब है या जो कम आय कर रहा है वह अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाने के कारण ये करता है आमतौर पर। लेकिन सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए गरीबों पर, मतलब गरीब कहे गरीब नहीं कहेंगे हम, कम आय वालों पर अधिक टैक्स लगाती है, क्योंकि वह इससे प्रेरित हो और अधिक आय करे ताकि उन्हें कम कर देना पड़े। इसी अवधारणा से वे अभिप्रेरित होकर ज्यादा आय अर्जित करे और ज्यादा टैक्स पेड करे। ये हो गया हमारा प्रतिगामी कर। फिर आता है समानुपाती कर। यह प्रत्येक व्यक्ति पर समान भार डालते हैं। समानुपाती कर का मतलब ये प्रत्येक व्यक्ति पर समान रूप से लगाया जाता है। फिर आता है मूल्य वर्धित कर, वस्तु के मूल्य के प्रतिशत के रूप में लगाया जाने वाला कर। कि वस्तु के मूल्य प्रतिशत रूप में लगाया जाता है ना, कि वस्तु की मांग, आकार और वजन के आधार पर। ये वस्तु के मूल्य के प्रतिशत में, भाई जितना कि इसका मूल्य उतना प्रतिशत इतना कर होगा, ये उसके आधार पर लगाया जाता है, न कि यह वस्तु की मांग और आकार और वजन के आधार पर लगाया जाता है। इसे ही मूल्य वर्धित कर कहा जाता है। फिर आता है विशिष्ट कर, स्पेसिफिक टैक्स। वस्तु की इकाई मात्रा, आकार या वजन के आधार पर, न कि उसके मूल्य के आधार पर। मतलब कि मूल्य वर्धित कर का जस्ट अपोजिट ही विशिष्ट कर होता है। विशिष्ट कर मतलब कि ये वस्तु की इकाई की मात्रा, आकार और वजन के आधार पर
लगाया जाता है, न कि उनके मूल्य के आधार उनके मूल्य के प्रतिशत के आधार पर लगाया जाता है। कई वस्तुएं ऐसी होती है अगर उन पे टैक्स उनके आकार पर, वजन पर और इकाई के आधार पर लगाया जाए तो ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को पेड होता है, ज्यादा इनकम प्राप्त होती है। उसी के आधार पर विशिष्ट कर लगाए जाते हैं। विशिष्ट करों में मध्य उत्पाद मतलब नशीले पदार्थों पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। प्रकृति में प्रतिगामी कर लगाया जाता है कि प्रकृति को किसी उद्योग से हार्श हो रहा है, किसी उद्योग से पर्यावरणिक हानि हो रही है, तो इसके ऊपर भी विशिष्ट कर लगाया जाता है। अब आते हैं हम प्रत्यक्ष करों में। प्रत्यक्ष कर वह कर है जो उसी व्यक्ति द्वारा वहन किया जाता है जिस पर लगाया जाता है। मतलब यह कर उसी को वहन करना होगा जिसने इनकम या आय अर्जित की है। अर्थात कराघात, इम्पैक्ट और करापात इंसिडेंस एक ही व्यक्ति पर होता है कि कमाएगा भी वही और चुकाएगा भी वही, वही व्यक्ति पर ही उसका बोझ होता है। प्रत्यक्ष कर का बोझ दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। कि जो प्रत्यक्ष का बोझ या प्रत्यक्ष कर दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करने का मतलब है कि जो व्यक्ति आय अर्जित कर रहा है उसी को देना पड़ेगा। उसके अलावा ऐसे नहीं है कि जिसने आय अर्जित नहीं की वह उसे टैक्स को हस्तांतरित करके उस कर को बचा सके, ऐसा नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए आयकर, निगम कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर, प्रतिभूति लेन देन कर, पूंजीगत लाभ कर और स्टाम्प शुल्क को शामिल किया जाता है। अब आते हैं हम आयकर इनकम टैक्स पर। आयकर आयकर अधिनियम 1961 द्वारा नियंत्रित किया जाता है इनकम टैक्स को। व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवार, साझेदारी फर्मों आदि पर आरोपित होता है, आदि पर लगाया जाता है। कर योग्य आय अर्थात सकल आय में से आयकर अधिनियम के अनुसार मानक कटौती और छूट पर लगाया जाता है। कि मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार सकल आय और कर योग्य आय पर कुछ छूटें प्रदान की जाती है, फिर उन छूटों को घटाकर ही व्यक्ति को कर जमा कराना होता है। अब आते हैं हम अप्रत्यक्ष कर पर कि वह कर जिसका ये देखिए, अब अप्रत्यक्ष कर का मतलब ये है कि जो व्यक्ति कमाता है या जो व्यक्ति उत्पादन करता है ये उसी पर नहीं लगता, ये अंतिम उपभोक्ता पर लगता है। जैसे कि जीएसटी हो गया, उसको एक अप्रत्यक्ष कर के रूप में जानते हैं। उसे अप्रत्यक्ष करों में सम्मिलित किया जाता है। अप्रत्यक्ष कर का रूप है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अप्रत्यक्ष कर वह कर जिसका कराघात और करापात भिन्न भिन्न व्यक्तियों पर होता है। इम्पैक्ट और इंसिडेंस अलग अलग लोगों पर लगता है। वस्तुओं और सेवाओं पर आरोपित होता है ये, जैसे कि जीएसटी हो गया। फिर आती है हमारी पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियों में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है, या पूंजीगत प्राप्ति कितने प्रकार की होती है। ऐसी प्राप्तियां जिनसे या तो सरकार की जवाबदेहिता बढ़ती है अथवा संपत्ति में कमी आती है। मतलब सरकार ऐसी प्राप्तियां करे जिससे उनकी जवाबदेहिता, कि सरकार की जवाबदेहिता मतलब उन्हें जवाब देना पड़े कि हमारे पास इतनी ये इस वजह से प्राप्तियां है, इस इन प्राप्ति की वजह से हमारी इतनी संपत्ति में वृद्धि हुई है। संपत्तियों में नहीं, संपत्तियों देयता यह है कि इतनी जो हमारी प्राप्ति है, हमने इतना भुगतान किया है और इतने भुगतान करने की वजह से हमारे दायित्व में इतनी कमी आई है और संपत्ति में कमी आई है। मतलब दायित्व का भुगतान करेंगे, दायित्व का भुगतान लेंगे, जैसे टैक्स होता है तो उन्हें एक जवाबदेहिता होती है गवर्नमेंट की, भाई आपने ये किस प्रकार से किस रूप में अर्जित किया। और संपत्तियों में कमी आती है कि सरकार की संपत्तियों में भी कमी आती है। इसे पूंजीगत प्राप्ति कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। इन्हें दो प्रकार से विभाजित किया जाता है, या पूंजीगत प्राप्ति दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है ऋण सर्जक पूंजीगत प्राप्तियां और दूसरी होती है गैर ऋण सर्जक पूंजीगत प्राप्तियां। तो हम देखते हैं पहली ऋण सर्जक पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है, कि जिनसे सरकार के सभी ऋण और भविष्य की भुगतान प्रतिबद्धताएं शामिल होती है। कि जिनमें सरकार के सभी ऋण और भविष्य के भुगतान की प्रतिबद्धता शामिल होती है। मतलब ऐसे ऋण और दायित्व जिनका सरकार को भुगतान करना आवश्यक है वर्तमान में या फिर भविष्य में, उन्हें ही हम ऋण सर्जक पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल करते हैं।
और फिर आती है दूसरी गैर ऋण सर्जक पूंजीगत प्राप्तियां, जो अतिरिक्त देनदारियां उत्पन्न नहीं करती। मतलब ये अतिरिक्त देनदारियां जो उत्पन्न नहीं करती, उनसे जो प्राप्तियां होती है उन्हें ही हम गैर ऋण सर्जक पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब चलते हैं आगे। ऋण की वसूली और विनिवेश से प्राप्त आय को भी गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां माना जाता है। कि ऋण की वसूली और विनिवेश से प्राप्त आय को गैर पूंजीगत प्राप्तियां माना जाएगा, क्योंकि इन स्रोतों से राजस्व उत्पन्न करने से देनदारियां या भविष्य के भुगतान प्रतिबद्धताओं में सीधे वृद्धि नहीं होती है, इसीलिए इन्हें गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल किया जाएगा, माना जाएगा। अब आते हैं हम गैर कर प्राप्तियों पर। नॉन टैक्स रिसिप्ट पर करों से भिन्न अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाला राजस्व, कि अन्य जो स्रोत होते हैं, अन्य जो सेक्टर होते हैं, उनसे जो प्राप्त होता है आय करों के अलावा, उन्हें हम नॉन टैक्स रिसिप्ट कहते हैं। कि जैसे किसी पर जुर्माना लगा दिया, किसी पर अर्थदंड लग गया, शुल्क हो गया, अनुदान हो गया, उपहार हो गया, या चालान को इसमें हम शामिल करते हैं। फिर आता है ब्याज। इसमें भी गैर कर प्राप्तियों में भी आगे देखेंगे कि ब्याज प्राप्तियां केंद्र सरकार द्वारा अन्य देश, राज्यों, सरकारों अथवा सार्वजनिक उपक्रमों को दिए गए ऋण पर प्राप्त ब्याज। मतलब जो केंद्र सरकार अन्य देशों को, राज्यों को, और या जो देश में स्वचालित उपक्रम है, सार्वजनिक उपक्रम है, उनको जो ऋण देने के पश्चात जो ब्याज प्राप्त होता है, उन्हें ही ब्याज प्राप्तियां कहा जाता है, और ये गैर कर प्राप्तियों का एक भाग होता है। फिर इसमें आता है दूसरा लाभांश और लाभ प्राप्तियां। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त होने वाला लाभ। मतलब पब्लिक सेक्टर के जो अपने उपक्रम है, उनसे जो लाभ प्राप्त होता है, उन्हें हम लाभांश और लाभ प्राप्तियों में शामिल करते हैं, जो एक गैर कर प्राप्तियों का भाग है। फिर तीसरा आता है अनुदान सहायता या बाह्य सहायता। अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं से प्राप्त अनुदान और विदेश से मिलने वाले अनुदान को इसमें शामिल किया जाता है। और हमारा होता है लास्ट शुल्क, जो गैर कर प्राप्तियों में शामिल है। विभिन्न प्रशासनिक और न्यायिक सेवाओं से प्राप्त शुल्क। विभिन्न प्रशासनिक और एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सर्विसेज में शुल्क प्राप्त होता है, जैसे भूमि पंजीकरण शुल्क, की भूमि के रजिस्ट्रीकरण से जो शुल्क प्राप्त हुआ, पेनल्टी हो गई, चालान हो गया, उसको इसमें शामिल किया जाता है। जो ये हमारा जो टॉपिक है आज का, यही एंड हो गया। हमने जाना कि बजट क्या होता है, बजट का इतिहास क्या है, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावली थी वो मैंने आपको यहाँ कंप्लीट करा दिया है। इन शब्दावलियों से बाहर एक भी शब्दावली नहीं बची है आपकी, ये मोस्ट है। इनके अतिरिक्त कुछ आएगा नहीं और पूछा भी नहीं जाता सामान्य तौर पर। ये है जो मैंने आपको मोर देन सफिशिएंट रूप से कराई है, और ये टॉपिक यही समाप्त होता है हमारा। तो हम मिलेंगे फिर एक नए दूसरे टॉपिक में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।